ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? क्षयंता या गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव या इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोहे की सुई पानी की सतह पर तैर सकती है, इसका क्या रीजन है और कैसे ये बिल्कुल तैर सकती है। ओके, ओके, ए ऑप्शन पे क्षयंता, बी ऑप्शन पे गुरुत्वीय त्वरण एंड सी ऑप्शन पे पृष्ठ तनाव एंड डी ऑप्शन पे इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर बताइए। अनमोल मिश्रा सी ऑप्शन कह रहे हैं। ओके, प्रदीप सोनकर, हिमांशु सभी यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ हैं और सी ऑप्शन कह रहे हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। और आपको पता है कैसे तैर सकती है, आप एक्सपेरिमेंट घर कर सकते हैं। आपने देखा नहीं होगा, सुना जरूर होगा, फिजिक्स की क्लास में टीचर ने आपको जरूर बताया होगा। तो आप क्या कर दीजिएगा, एक एक पानी की बाल्टी या छोटी सी कुछ भी जिसमें पानी आप रख सके, ठीक है, पानी की बाल्टी हो गई या कुछ भी ले लीजिएगा। एक पतला सा पेपर, कितना, बहुत पतला यानी कि बिल्कुल हल्का पेपर उस पानी के ऊपर रखना, उसी के ऊपर सुई रख देना, उसी के ऊपर सुई रख देना। धीरे धीरे जो कागज है ना वो गल जाएगा, गल के नीचे यानी कि नीचे चला जाएगा कागज और सुई वहीं पे तैरती रहेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम पानी का बीकर एक लेंगे, पानी लेंगे, उसी के ऊपर सुई फेंक देंगे तो तैरेगी, तब नहीं तैरेगी। क्या? तब नहीं तैरेगी, तब तो डूब जाएगी। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसे उसका एक रूल होता है, नियम होता है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। जैसे आपको पता है आटा, जो आपका आटा होता है उसको अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, फूलता है। क्या होता है? फूलता है। रोटी जानते हो ना, रोटी क्या हो जाती है, फूल जाती है जब उसको मीट करते हैं। लेकिन उसके पहले का प्रोसेस भी तो आपको पता होना चाहिए कि आटा को पहले गूंथना पड़ता है, फिर किस तरीके से वो फूलेगा, ठीक है ना। उसके पहले एक प्रोसेस होता है, तो इसके पहले भी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया, ऐसे करके आप देख सकते हो। तो उसका जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। सैलम मिश्रा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल या नमकीन जल? ओके, बताइए निम्नलिखित में से किस द्रव का जो घनत्व है वो सबसे कम है? मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल या नमकीन? ओके, यूपीएससी निर्देश, सभी लोगों को बताना है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है। ओके, निखिल, प्रदीप सोनकर 32 का डी ऑप्शन कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। क्या बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है? जो बी, डी नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा ना, पेट्रोल। घनत्व सबसे कम है, पेट्रोल भाई, पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल का घनत्व क्या होता है? सबसे कम। मरकरी, स्वच्छ जल, नमकीन में से जो पेट्रोल होता है ना, इसका घनत्व सबसे कम होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? यानी कि 1 एचपी पढ़ा है ना, 1 एचपी, 1 एचपी इक्वल टू कितना होता है? 450 वाट, 600 वाट, 734 वाट या 746 वाट? 450 वाट, ये 600 वाट, ये 734 वाट, ये 746 वाट? बताइए क्या लगता है आपको? ओके, ज्योति प्रजापति, हिमांशु, निर्देश, अनमोल मिश्रा, सभी के यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। 1 हार्स पावर यानी कि 1 एचपी इक्वल टू 746 यानी 746 वाट आपका बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये सभी क्वेश्चन है किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए और वही क्वेश्चन है जो आपने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है, आप याद रखना, जितने भी आपने नोट्स बनाए ना फिजिक्स केमिस्ट्री के, सब आप रखना अपने पास, फेंकना नहीं, कबाड़ी को ना बेच देना, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाली चीजें हैं। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो आपका विद्युत चुम्बक होता है उसको बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, कोबाल्ट, लोहा या इनमें से कोई नहीं? ओके, सौरभ पाठक, वेरी गुड। बताइए क्या लगता है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, कोबाल्ट, लोहा या इनमें से कोई नहीं? ओके, निखिल सी ऑप्शन कह रहे हैं, हिमांशु सी ऑप्शन के साथ है, सौरभ सी ऑप्शन के साथ है, ज्योति प्रजापति
सी ऑप्शन यानी कि लोहा, सभी बोल रहे हैं लोहा, और बिल्कुल सही है, लोहा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको इतनी नॉलेज है ना कि आप नॉलेज के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही ऑप्शन बता पा रहे हो। आगे बढ़ते 35 नंबर पे, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, या तो बढ़ जाएगा, या तो शून्य हो जाएगा, या तो अपरिवर्तित रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये साइंस का, जीके में भी आपका साइंस का क्वेश्चन चल रहा है ना, तो कुछ साइंस के क्वेश्चन थे वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। अनमोल सी ऑप्शन कह रहे हैं, हिमांशु सी ऑप्शन, ओके, प्रदीप सी ऑप्शन के साथ है, वेरी गुड। यानी कि शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सभी कह रहे हैं शून्य हो जाएगा। देखना, बर्फ का दाब बढ़ाने से, जब बर्फ का दाब आप बढ़ाओगे उसका गलनांक क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगा। उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा बताइए, बर्फ का टुकड़ा, आपने सुना होगा बर्फ के टुकड़े को अगर आप रगड़ोगे, क्या रगड़ोगे तो वो क्या होता है? क्या होता है? गलने लगती है, क्या गल जाती है, गलने लगती है। यानी कि जब हम दाब, बर्फ पर दाब लगाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या घट जाता है? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है वायु से, निर्वात से, स्टील से या जल से? ध्वनि जो है आपकी वो कहां से नहीं गुजर सकती है? वायु से ध्वनि जा सकती है कि नहीं, निर्वात से, स्टील से या जल से? यूपीएससी निर्देश कह रहे हैं सर शून्य भी तो हो जाता है। अच्छा भाई, देखते हैं अभी। लेकिन शून्य होने से पहले क्या होता है? घटता है ना। शून्य होने से पहले क्या होता है? घटता है ना, घट के ही तो शून्य होता है। अचानक से शून्य थोड़ी ना होगा, घट के शून्य हो जाएगा ना। तो रीजन यही है कि घट के शून्य होगा, धीरे धीरे वो घटेगा फिर शून्य होगा। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे सभी कह रहे हैं स्टील से। अरे भाई, स्टील से, अरे ध्वनि नहीं गुजर सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स वाले तो ध्यान से देखे, एयरफोर्स और एसएसआर वाले, जिसको डिफेंस का ही पेपर देना है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। जब मैं भी पेपर दे रहा था तो मैंने भी इसको अच्छे से पढ़ा था, ध्वनि कहां से गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे, अरे वायु से तो बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, वायु से यहाँ पे पूछा जा रहा है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। पेन चेंज कर देते पहले, हम ग्रीन करते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि वायु नहीं गुजर सकती, यानी कि कहां से, सॉरी, ध्वनि नहीं गुजर सकती, यानी कि जो हम बोल रहे हैं कहां से नहीं गुजर सकती? वायु से तो नॉर्मली आप बोलते हैं, तो वायु में बोलते हैं तो वहां से जो ध्वनि होती है गुजरती है कि नहीं गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। निर्वात से, क्या निर्वात से? जहां पे निर्वात है, यानी जहां पे कोई भी वायु हवा कुछ नहीं है, निर्वात है, वहां से नहीं गुजर पाएगी। कोई मीडियम ही नहीं होगा, कोई माध्यम ही नहीं होगा। जब कोई माध्यम होगा तभी तो गुजरेगी ना, कोई माध्यम होगा तभी तो गुजरेगी ना। जहां पे कोई माध्यम ही नहीं है तो वहां से ध्वनि नहीं गुजर सकती। स्टील से बिल्कुल गुजर सकती है भाई, जल से बिल्कुल गुजर सकती है, जल से भी आपका गुजर सकता है। आप नदी के किनारे खड़े होकर बोलेंगे ना तो पानी के साथ साथ बहुत दूर तक ध्वनि जाएगी। और स्टील से भी बहुत दूर तक ध्वनि जाती है। क्या? बहुत दूर तक ध्वनि जाती है। राइट भाई, समझ आई बात की नहीं समझ? अब आप बोलोगे सर स्टील से कैसे? ये जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये आप तक कैसे पहुंच रही है? बताओ कैसे? एक माध्यम है ना, यानी कि जो तार है वो स्टील का तार हो सकता है, कोई और तार हो सकता है। ठीक है ना, स्टील का भी तो तार लगा होता है ना, स्टील के तार लगे होते हैं माइक में, तो उससे वायु गुजरती है, ध्वनि गुजरती है कि नहीं गुजरती? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल गुजरती है। तो क्या होता है, ये माध्यम मिल जाता है तो गुजर जाती है, जल से भी गुजरती है और स्टील से भी। अरे निर्वात जहां पे भाई कोई हवा ना हो, कुछ ना हो, निर्वात, यानी कि निर्वात क्या है? वायु का आप बोल सकते हो एंटोनिम्स है, वायु का एंटोनिम्स है। जहां पे वायु ना हो, निर्वात, जहां पे ऑक्सीजन ही ना हो। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ,
गोरिल्ला, बंदर या चिंपैंजी सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है? बताइए भाई। सौरभ पाठक, ओके, अनमोल मिश्रा, बी ऑप्शन यहाँ पे कह रहे हैं, यानी कि गोरिल्ला। गोरिल्ला भाई बाघ से तेज ध्वनि उत्पन्न कर लेगा क्या? बताइए। ये जो बंदर है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, सब एक ही जाति के तो होंगे ना, है कि नहीं है? बताओ, एक ही जाति के हैं कि नहीं? बाघ यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, बाघ करता है। गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी ये तो हम लोगों जैसे उत्पन्न कर सकते हैं क्या? हम लोगों जितना उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब बाघ चिल्लाता है ना तो फिर थर 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 सभी कांप जाते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा लोहे में, वायु में, जल में, पारा में। अब बताइए, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ये ध्वनि बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, ध्वनि का वेग कम कहाँ होगा, अधिकतम कहाँ होगा, ये एयरफोर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूर आता है क्वेश्चन। हमने जितनी बार पेपर दिया है, चाहे एनडीए का दिया, चाहे एयरफोर्स का, चाहे नेवी का, हमें तो मिला है इससे रिलेटेड। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है सर, उसका शिकार के हिसाब से बता दिया। ओके, हाँ 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 बिल्कुल। ओके, प्रदीप सोनकर, ज्योति पांडे, यूपीएससी निर्देश, बी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, ज्योति प्रजापति बी ऑप्शन के साथ है कि वायु में। सभी बोल रहे हैं कि वायु में। क्या बोल रहे हैं? वायु में। सर हमें समझ आ रहा, बिल्कुल सौरभ पाठक समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ पे भी समझ लेना भाई, यहाँ पे भी समझ लेना, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है ना, वायु में तो सभी लगा के आओगे ही, वायु में सभी लगा के आओगे ही, इसीलिए आपका गलत हो जाता है। क्या? इसीलिए आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जितना आप सोचते हैं उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन होता है। क्या? हट के। तो यहाँ पे आपका लोहे में सही होगा, ए ऑप्शन सही है। हिमांशु बिल्कुल सही है आपका, किसमें? ए ऑप्शन सही होगा। आपने देखा होगा रेल की पटरियों पे, अब हम लोग तो जाते हैं जब गाँव ना, तो पहले जब छोटे थे तो जो स्टेशन था उतना अच्छे से नहीं कंप्लीट था, यानी कि प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं बना था। तो जब ट्रेन आती थी ना, बहुत दूर रहती थी, तो हम लोग इस जो रेल की पटरी होती थी ना, यहाँ पे कान लगा के सुनते थे, तो काफी दूर रहती थी तब भी वहां पे थोड़ी थोड़ी आवाज आती थी कि इस पटरी पे ट्रेन चल रही है। तो जो लोहे में है ना, ध्वनि की वेग अधिकतम होता है। लोहे में क्या होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है भाई, वायु में नहीं। अगर आप वायु में बोलेंगे, वायु में बोलेंगे तो कितनी दूर तक जाएगा? बताओ, एक निश्चित दूरी होगी ना, लेकिन लोहे में आप क्या करोगे, यहाँ पे वेग इससे ज्यादा होता है, यानी कि बहुत दूर तक जाती है, अधिकतम होता है। ओके, समझ आई बात कि नहीं समझ आई? ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान ले जाती है, ध्वनि ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है, इनमें से कोई नहीं। यहां से जब हम बोल रहे हैं जो ध्वनि तरंगे आप तक पहुंच रही है, तो वो अपने साथ क्या लेके जा रही है? द्रव्यमान लेके जा रही है कि ध्वनि लेके जा रही है, ऊर्जा लेके जा रही है, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर में बताइए। तो यूपीएससी निर्देश ए कह रहे हैं कि ए होगा द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान भी नहीं होगा, ध्वनि भी नहीं होगा, यहाँ पे ऊर्जा होगा, सी ऑप्शन होगा प्रदीप सोनकर। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ऊर्जा लेके जाती है। क्या? ऊर्जा लेके, ध्वनि थोड़ी ना लेके जाती है। जो हम बोल रहे हैं ऐसे थोड़ी ना लेके जा रही है, एक ऊर्जा लेके जा रही है, जो आपके जो स्पीकर लगा हुआ है वहां पे जाके वो ध्वनि में कन्वर्ट हो जा रही है। क्या? ध्वनि में कन्वर्ट हो जा रही है, यहाँ से एक आपकी ऊर्जा जा रही है। राइट, समझ आई बात कि नहीं समझ आई बात? ओके, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी रंग होगा काला, ब्लैक होगा यानी कि श्याम होगा, या सफेद होगा, या मैजेंटा होगा। ओके, बताइए 40 नंबर में। ओके, सभी को बताना 40 नंबर में। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों के समान
अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा काला होगा, श्याम होगा, सफेद होगा या मैजेंटा होगा। हाँ सौरभ पाठक, ये साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, अभी साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन भी तो होते हैं ना, तो वही अभी हम कंप्लीट करा रहे हैं। ओके, यहाँ पे सभी लोग ए ऑप्शन के साथ है, और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन होगा सफेद, यानी कि व्हाइट, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखना स्टूडेंट्स, यही होता है, जब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता रहेगा ना, तो वहां पे 80% या 90% आप मान के चलना, वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा, जिस भी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नहीं पता है, तो वो क्वेश्चन आपका लगभग 90% में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, उत्तल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का या अवतल, बताइए कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। ओके, ए ऑप्शन सभी कह रहे हैं यहाँ पे। हिमांशु भी ए ऑप्शन के साथ है, यानी कि उत्तर लेंस बिल्कुल सही है हिमांशु, आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेत्र दान में, जो आपका नेत्र दान होता है, नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, लेंस, कार्निया, पूरी आंख या रेटिना। नेत्र दान में दाता की आंख किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है, लेंस, कार्निया, पूरी आंख या रेटिना। ओके, हिमांशु यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहे हैं, यानी कि कार्निया। सौरभ पाठक बिल्कुल सही है, ज्योति आपका भी, यहाँ पे आपका कार्निया बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी का यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है। यूपीएससी निर्देश, हिमांशु, सौरभ पाठक बिल्कुल सही है। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नाव उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर, यानी कि किसकी वजह से जो मनुष्य होता है वो देख पाता है, नेत्र तारा में, रेटिना में या लेंस से या कार्निया से। तो आप बोलोगे सर बी ऑप्शन सही है, रेटिना से। कहां से, रेटिना से, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, रेटिना से। ओके, बिल्कुल सही है, सभी का बी ऑप्शन यहाँ पे रेटिना से। आगे बढ़ते, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष या वर्णांधता या दूर दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, दूर दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। ओके, बी ऑप्शन कह रहे हैं हिमांशु। निकट दृष्टि दोष होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ज्योति प्रजापति। बी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष। दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था एडिसन ने या गुटेनबर्ग ने या गैलीलियो ने या इनमें से कोई नहीं। बताइए, दूरबीन का आविष्कार किया था एडिसन, गुटेनबर्ग या गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। बताइए 45 नंबर में।
ओके, सौरभ पाठक यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहे हैं, हिमांशु भी बी ऑप्शन के साथ है, और बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। गुटेनबर्ग आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? वायु से, जल से, कांच से या निर्वात से? प्रकाश की जो गति है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? वायु से, जल से, कांच से या निर्वात से? बताइए। हिमांशु बी ऑप्शन कह रहे हैं, जल से। फोर्टी सिक्स का कांच होगा, सी ऑप्शन होगा भाई, बी नहीं होगा ना, ए होगा, कांच होगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से, कांच से जाते हुए क्या होती है? न्यूनतम होती है। किस तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? किस तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे की दूरी, तारे का ताप, तारे का भार या तारे का आकार? किस तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे की दूरी, तारे का ताप, तारे का भार या तारे का आकार? 47 नंबर में बताएं। ओके, 47 नंबर में बताना है। तारे का ताप, यहाँ पे आपका तारे का ताप, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो तारे का ताप पता चलता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 12 अप्रैल, 2 मार्च, 18 मार्च या 12 जून? बताइए, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 जून यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रदीप सोनकर बिल्कुल सही है। सौरभ पाठक बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 21 जून। पीले रंग का पूरक रंग है, पीले रंग का पूरक रंग है नारंगी, लाल, नीला या हरा? पीले रंग का पूरक रंग है नारंगी, लाल, नीला या हरा? 49 नंबर में बताओ भाई। 49 नंबर में सभी को बताना है। फोर्टी नाइन में नीला आपका सही हो जाएगा, यानी किसी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीले रंग का पूरक रंग है क्या है? नीला, यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, जो सी ऑप्शन बोल रहे हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, यानी कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का, प्रकीर्णन का, अपवर्तन क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगर पानी में आप ऑयल डाल देते हैं, यानी कि तेल डाल देते हैं, तो ऊपर वो चमकता रहता है। ओके, बताइए ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? चलिए देखते हैं कौन कौन है। प्रदीप सोनकर है, ज्योति प्रजापति यूपीएससी निर्देश है, सौरभ पाठक है, और सभी लोगों को, और महेश जी भी हैं, कमेंट्स करके बताइए। ओके, बी ऑप्शन ज्योति प्रजापति कह रहे, बी ऑप्शन होगा प्रकीर्णन का।
व्यतिकरण का है भाई, बी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, व्यतिकरण का है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण किसका है? व्यतिकरण का है, व्यतिकरण का है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और 10 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो टोटल हम लोगों के 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 50 क्वेश्चन की सीरीज है। यहाँ पे आपको बताना फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई यानी कि मात्रा है? गुरुत्वाकर्षण की, विद्युत की, या चुंबकत्व की, या प्रकाश की? यूपीएससी निर्देश वीडियो दिख रहा है, एक बार आप फिर से ओपन कर लीजिए। ओके, तो किसका हो जाएगा यहाँ पे? प्रकाश बिल्कुल सही है भाई, प्रकाश जो बोल रहे हैं ना हिमांशु, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई है यानी कि मात्रा है, तो यहाँ पे प्रकाश आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का, या गति का? थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का, या गति का? लास्ट 8 क्वेश्चन और है, तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे ऊष्मा का आपका ए ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। सौरभ पाठक बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी आपका ऊष्मा का बिल्कुल सही ऑप्शन है। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, या कम हो जाता है, या दूरी बढ़ जाती है? बताइए, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाता है, या ऊर्जा कम हो जाती है, या कम हो जाता है, या दूरी बढ़ जाती है? यहाँ पे आपका कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? चलिए यहाँ पे बताइए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का, या द्रव का? जो आपका प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक होता है? दूरी का, गति का, या ऊर्जा का, या द्रव का? फोर्थ का ए प्रदीप सोनकर, सभी लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, दूरी का होता है। बिल्कुल सही, यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से, या ऊष्मा से? टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से, या ऊष्मा से? बताइए भाई, 5th नंबर में, 5th नंबर बताइए, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से, या ऊष्मा से? ये ऑप्शन कह रहे हैं हिमांशु, प्रदीप भी ए ऑप्शन के साथ है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से। बिल्कुल सही है हिमांशु, क्वेश्चन अच्छे हैं। ओके, क्या क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे आपका। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? मोह, मिनट, या गति, या आयाम? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? बताइए। हाँ बिल्कुल सौरभ पाठक, आपका भी सही है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है हिमांशु। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा को, घनत्व को, या ऊष्मा को, या गति को? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा का, घनत्व का, ऊष्मा का, या गति का?
बताइए 7th नंबर में क्या लगता है? सेवंथ नंबर में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घनत्व का ट्रिग्नोमीटर नामक उपकरण उपयोग यानी कि मापने का उपयोग किसमें किया जाता है? घनत्व को मापने के लिए ट्रिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है, उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, घनत्व। सौरभ पाठक बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ऊर्जा की मात्रक है, आवेश का मात्रक है, या गति का है, या ऊष्मा का है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ओके, यूपीएससी निर्देश करे सर नेटवर्क स्लो, कोई बात नहीं। ओके, हिमांशु बी ऑप्शन के साथ है, प्रदीप सोनकर बी ऑप्शन के साथ है, ज्योति प्रजापति बी ऑप्शन, यहाँ पे सभी लोग बी ऑप्शन के लिए। आवेश का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड है 9th नंबर में। ओके, बिल्कुल सही यहाँ पे आपका बी ऑप्शन, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, या द्रव का? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, बताएं भाई। हाँ बिल्कुल, सौरभ पाठक इंग्लिश की क्लास होगी यूट्यूब पर 9 o'clock पे। ओके, बिल्कुल होगी इंग्लिश की क्लास। तो यहाँ पे ऊर्जा का आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, कल बताया था मैंने, कल बताया था इसका आंसर। पानी के नीचे की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लेजर का, रडार का, सोनार का, या स्कूबा का? ओके, बिल्कुल यहाँ पे रडार नहीं होगा भाई, रडार नहीं होगा, बी ऑप्शन। रडार तो होता है जो प्लेन चलती है ना, जो आपकी जहाज जाती है ऊपर, यानी कि हवा में कोई चीज है उसको पता लगाने के लिए ना, किसकी दिशा कहाँ पे जा रही है, जो आपकी प्लेन होती है ना, वो रडार पे चलती है। क्या? रडार पर चलती है, यानी कि हवा में जो चलता है उसके लिए रडार का यूज होता है। सोनार का यूज होता है भाई, बताया था सोनार का यूज होता है। जल में पूछ रहा ना, पानी में मैंने बताया ना, समुद्र में, समुद्र में जहाज जाती है पानी के अंदर, तो कैसे उसको पता चलता है कि हमें अमेरिका जाना है, किस साइड में जाना है, किस दिशा में जाना है? तो उसके लिए सोनार का यूज किया जाता है। किसका? सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है हिमांशु, बी नहीं होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होगा भाई। राइट, समझ आई बात? बताए भाई, बात समझ आई? तो स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो क्लास रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं। ऐड तो 53 स्टूडेंट्स हैं, बट ऐड होने से मतलब ही क्या है पता है? यही होता है कि आप सोचते तो हो कि हम ये चीज पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वो चीज हम कर नहीं पाते। क्या? वो चीज हम कर नहीं पाते। तो देखिए परसेंटेज कितना कम है, कितना कम परसेंटेज है, कितना कम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। केवल सिर्फ 6 या 7 स्टूडेंट्स थे जो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही हर एक जगह पे यही इतना ही कंपटीशन है, कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे आप कम हो। यही इतने लोग हर जगह पे है। अगर जहाँ पे 50 लोग टेस्ट के लिए आते हैं ना, कंपटीशन सिर्फ 6 से 7 ही लोगों में होता है। कंपटीशन सिर्फ 6 से 7 लोगों में होता है, यानी 6 से 7 लोग में ही सिर्फ आपको लड़ाई करना है। बाकी तो इतने लोग हैं ना, ये तो फालतू का सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराते हैं। क्या? सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, भीड़ बढ़ाने आते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे, अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बहुत कम है। ये अगर 50 लोग एक साथ पढ़ते तो कंपटीशन ज्यादा था, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ही कम है। ओके, समझ आई ना बात? ओके भाई, ओके बिल्कुल सही है, यूपीएससी निर्देश। ओके, थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही।